हेलो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। मैं स्वाति प्रियदर्शी फिर से हाजिर हुई यूपी SSC एएनएम की सीरीज में। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ ही उनके चारों के चारों ऑप्शंस का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसने यूपी SSC का फॉर्म डाला है। इसके साथ ही ये नर्सिंग के हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर होता है। विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर होता है? ऑप्शंस में किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन या लीवर। क्वेश्चंस को ध्यान से देख के फिर आंसर करिए। विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर स्थित होता है? देखो, विल्म्स ट्यूमर होता है, इसका नाम विल्म्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज मत होइए। विल्म्स ट्यूमर कहाँ पर स्थित होता है? देखो, सबसे पहले जो विल्म्स ट्यूमर है ज़्यादातर ये किसमें, किडनी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? किडनी। और स्पेशल कंडीशन ज़्यादातर अब तक जो पाई गई है वो क्या पाई गई है कि ये बेबीज में होता है। ठीक है, किसमें? बेबी में, बच्चों में ये कंडीशन ज़्यादातर देखी गई है विल्म्स ट्यूमर की। कहाँ पर? किडनी में होता है। ठीक है, किडनी के अंदर होता है। इसमें एक चीज़ जान लीजिएगा, अगर किसी पर्सन को विल्म्स ट्यूमर है या किसी बच्चे में विल्म्स ट्यूमर है तो कभी भी उसके एब्डोमेन को पाल्पेट करके नहीं देखा जाता है। क्या करके नहीं देखा जाता है? इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्या? पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन। मतलब अगर आपको लगता है इस जगह पे दर्द हो तो उस जगह को पाल्पेट करके नहीं देखना, क्योंकि क्या है, ये कैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है? क्योंकि ट्यूमर है, ट्यूमर में क्या होता है, सेल्स का अबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है, मैलिग्नेंसी जब होने लगती है तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर आपने इसको पाल्पेट किया, यहाँ से पाल्पेशन दिया, इस पर प्रेशर डाला तो ये बहुत ही हल्की थैली में होता है, ये फट सकता है। और जब ये फटेगा तो ये क्या करेगा, ये पूरी किडनी में, जैसे यहाँ पे है मान लिया, ठीक है, आपने पाल्पेट किया, किसी ऊपर ही होता है, किडनी के ऊपर सरफेस पे ही होता है। ठीक है, इस पे यहाँ से फटा तो ये क्या करेगा, ये पूरी किडनी में फटने की वजह से फैल जाएगा और कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है पेशेंट की। इसलिए इसको पाल्पेट करके नहीं टेकना है कभी भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होता है। क्या होता है? कैप्सूल के फॉर्म में होता है। इसलिए कैप्सूल तो जानते हो ना, पिलपिली सी जेलेटिन वाली गोलियां आती हैं, वही कैप्सूल। ठीक है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है। तो अगर कैप्सुलेटेड है, इसको पाल्पेट करेंगे तो इसको फटने का डर है और इससे क्या होगा, ये पूरे के पूरे किडनी में फैल जाएगा, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। ये समझ आ रहा है ना? विल्म्स ट्यूमर ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? बेबीज में पाया जाता है। और कौन से ऑर्गन में? किडनी में पाया जाता है। और इसको कभी भी पाल्पेट करके चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है। ये फट गया तो कंडीशन और बुरी हो सकती है पेशेंट की। क्लियर हुआ? तो विल्म्स ट्यूमर कहाँ पाया जाएगा? हमारा ऑप्शन आंसर इज किडनी। ए आंसर इज करेक्ट। अगला ऑप्शन पूछ रहा है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में नहीं होगा, आप लोग जानते हैं गॉल ब्लैडर में जो है स्टोन्स होते हैं, जीबी स्टोन होता है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिमूव करके उसको हटा दिया जाता है। स्प्लीन में भी नहीं होता है, लीवर में भी नहीं होता है, उसमें हिपेटोमेगाली हो सकता है, अदर कंडीशन हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो है ट्यूमर अभी तक जल्दी से नहीं है। तो विल्म्स ट्यूमर स्पेशली कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हृदय के मरीजों में प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? पैरासिटामोल, एस्पिरिन, डाइगोक्सिन या फ्रोजामाइड। हार्ट का कोई पेशेंट है जिसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें से क्या है, अगर प्लेटलेट्स चिपकेंगी तो उसकी जान जा सकती है। भाई साहब, पर्सन राम नाम सत्य हो सकता है उसका, तो उसको बचाने के लिए क्या करना है, प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकना है।
तो जो प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकेगी वो कौन सी ड्रग होगी इसमें से? पहला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है? पैरासीटामोल है पहला ऑप्शन। पैरासीटामोल बोल रहा भैया मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ बुखार को हटाने के लिए, दवा देने के लिए मेरा इस्तेमाल करना तुम, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या बोल रहा है? मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ बुखार हटाऊंगा और कुछ नहीं। तो ये क्या है? एंटी पायरेटिक है। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया, मासूम है, इसका केस खारिज करते हैं। दूसरा बोल रहा है डाइगोक्सिन। डाइगोक्सिन आपको भी पता है डाइगोक्सिन क्या होती है, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है जो कि ज़्यादातर कार्डियक के पेशेंट्स को दी जाती है, स्पेशली किसमें? CHF यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिया जाता है। ठीक है, डाइगोक्सिन क्या करती है? ये फेलियर से बचाने के लिए पेशेंट को दी जाती है। ये क्या करती है? इसका प्लेटलेट से कोई संबंध नहीं है, प्लेटलेट्स के लिए कुछ नहीं कर सकती है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, डाइगोक्सिन ये इसमें वर्क कैसे करती है? ये क्या करती है? जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगी तो क्या हैगा? हार्ट फेलियर हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगी तो पेशेंट की जान बच जाएगी। ठीक है, तो डाइगोक्सिन भाई साहब भी नहीं है। एक है फ्रूजामाइड। ठीक है, फ्रूजामाइड आप सब जानते हो, इसे लाइसिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है? ये डायूरेटिक होता है। मतलब अगर तुमने इसको दिया तो पर्सन पिएगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, रुकेगा नहीं भाई साहब। ये डायूरेटिक है, बार बार उसको यूरिनेशन होगा, बार बार वो यूरिन पास करने जाएगा, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तीनों मासूम बेगुनाह निकल गए तो बचा कौन? हमारा गुनहगार कौन है? एस्पिरिन। इसको डालो जेल में। एस्पिरिन देंगे, एस्पिरिन देंगे। ये कैसे वर्क करती है? ये क्या करती है? एस्पिरिन तो देंगे लेकिन उस पर ध्यान भी रखना है कुछ चीज़ों का। एस्पिरिन के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं। एस्पिरिन देंगे पेशेंट को तो एस्पिरिन क्या करेगी? ब्लड को पतला कर देगी। पतला करने की वजह से क्या होगा? जो प्लेटलेट्स होगा वो चिपकने का मौका नहीं पाएगा। क्या करती है? खून को पतला करती है, थिन कर देती है ब्लड को। ठीक है, कभी कभी देखा होगा ना जिनमें क्लॉटिंग्स की दिक्कत आने लगती है उनको क्या दिया जाता है? एस्पिरिन देके इसको प्रिवेंट किया जाता है। तो एस्पिरिन देंगे तो क्या करेगी? खून को पतला कर देगी और ये प्लेटलेट को चिपकने नहीं देगी। लेकिन अगर गलती से भी इसकी डोज ओवर हुई तो पर्सन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि खून बहुत पतला हो जाएगा, शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग होने लगेगी तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसको बहुत ही हिसाब से देना है। इसमें क्या करना है? स्पेशली किसका ध्यान रखना है? ब्लीडिंग का। इसका टाइम पे चेक करते रहना है कि ऐसा तो नहीं हमारे पेशेंट में जो है ब्लीडिंग की कंडीशन आ रही है। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? एस्पिरिन। ठीक है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? पैरासीटामोल बुखार के लिए देंगे, डाइगोक्सिन जो होती है इस हार्ट के लिए ही देते हैं, लेकिन ये प्लेटलेट को चिपकने से नहीं रोकेगी। हार्ट डिजीज में देखते हैं, लेकिन और दूसरी डिजीज में ये सिर्फ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के स्पेशली दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट जो है जल्दी वर्क करने लगता है और पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है, पेशेंट बच जाता है। एक होता है फ्रूजामाइड। ये क्या होता है? ये डायूरेटिक होता है, लाइसिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको अगर पेशेंट में दोगे तो बार बार उसको यूरिन फ्लो बढ़ा देगा, ये यूरिनेशन की जो कंडीशन है उसको बढ़ा देगा। एक है एस्पिरिन। एस्पिरिन आप लोग जानते हो, ये छोटे मोटे पेन को भी रिलीफ कर देता है, साथ ही ये जो है ये ब्लड को पतला कर देगा, तो जिससे क्या होगा कि अपना जो प्लेटलेट है भाई साहब वो चिपकना नहीं
ये हमेशा नहीं दी जाती, ये उन्हीं लोगों को इस हिसाब से दी जाएगी जिसमें ये दिक्कत पाई जाएगी। ज़्यादातर हम एनाल्जेसिक का वर्क यूज कर लेते हैं। एस्पिरिन देंगे तो क्या होएगा, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करके, ब्लीडिंग को ध्यान में रखते हुए देंगे, ताकि क्या है प्लेटलेट चिपकने ना पाए और ब्लड हल्का पतला हो जाएगा, जिससे ब्लड का फ्लो आसानी से चलता रहेगा और प्लेटलेट चिपकने का मौका नहीं पाएंगी। क्योंकि अगर वो चिपकी और कहीं ऐसा चिपकने को जिस क्लॉट्स हुआ तो पेशेंट की जान जा सकती है। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव की गर्भावस्था कितने दिन की होती है। क्या पूछ रहा है, मानव की गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 100, 200, 240 या 280? क्या पूछ रहा है? मानव यानी कि ह्यूमन, और गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? देखो, एक होता है जेस्टेशनल एज, सुना होगा ना जेस्टेशनल एज। हाँ, जो जेस्टेशनल एज होती है इसको कब से काउंट करते हैं? कब से काउंट करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब से काउंट करने लगते हैं इसको? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कब तक काउंट करते हैं? 9 मंथ तक। तो ये लगभग जाके बनेगा आपका, ये कब से? फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से कब तक काउंट करते हैं? 9 मंथ तक। ठीक है, जो जेस्टेशनल होती है एज होती है, कब तक काउंट करते हैं? 9 मंथ तक। या फिर इसी को बोल दो 40 वीक्स, या फिर इसी को बोल दो 280 दिन, या इसी को बोल दो 10 लूनार मंथ। ठीक है, मोबाइल का रिचार्ज कराते हो 28 दिन का पीरियड होता है ना उसका, तो ये लूनार मंथ के हिसाब से होता है। ये 28 दिन का एक महीना मानते हैं। ठीक है, तो 28, 28, 28, 28, 28 10 महीने से जब 280 आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर। हमारा आंसर 280 दिन हो गया। ये समझ आया? जेस्टेशनल एज से ही जोड़ते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। उसमें क्या करते हैं? 9 मंथ तक उसको काउंट किया जाता है, यानी कि 280 दिन तक। 280 दिन की, यानी एक फीमेल जो है उसकी प्रेगनेंसी लगभग 280 दिन की होती है। क्लियर हुआ? समझ आया? एक इसमें और होता है, एक होता है फीटल एज। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो है फीटल एज कितनी होगी, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखो, जो जेस्टेशनल एज होती है कब से काउंट की जा रही है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो ओवुलेशन होता है फीमेल्स में कब होता है? 14वें दिन होता है। कब होता है ओवुलेशन होता है 14 दिन पे। ठीक है, 14 दिन पे हो रहा है। 14वें दिन ओवुलेशन होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी ना। ओम और स्पर्म का फ्यूजन होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब 14 दिन पे होगी तब हम उससे काउंट करना स्टार्ट करेंगे 40 वीक तक। तो इसमें क्या होगा? 280 में ये 14 दिन घट जाएगा, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो कब से जोड़ा जाएगा? वो फीटल कब से पेट में आ रहा है, यूट्रस में कब से जा रहा है? ओवुलेशन के बाद से ही आया ना। प्रेगनेंसी तो जो असली प्रेगनेंसी हुई कब से हुई? ओवुलेशन के बाद हुई। तो इस 280 में ये 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 266 दिन। अगर फीटल एज पूछेगा, ये क्या हो गया? ये फीटल एज हो गई, यानी बच्चे की। अगर प्रेगनेंसी में जो फीटल है उसकी एज पूछेंगे तो 266 दिन क्या आएगा। और अगर जेस्टेशनल एज पूछता है या कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है तो कितना? 280 दिन। क्लियर हुआ? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर फीटल की एज पूछ रहा है तो लगभग 266 दिन का होता है, और अगर जेस्टेशनल एज पूछ रहा है तो 280 दिन, 9 मंथ, 40 वीक्स या 10 लूनार मंथ। चारों में से जो भी लिखा रहे खट से आंसर लगाना, आंसर अपना सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्लेसेंटा यानी कि अपरा की रक्त संचार धमनी कौन सी होगी? मतलब जो प्लेसेंटा है उसको ब्लीडिंग कहाँ से मिलेगी? ठीक है,
ओवेरियन आर्टरी से मिलेगी, यूट्राइन आर्टरी से मिलेगी, अल्नर से मिलेगी या मीडियन से मिलेगी? कहाँ से क्या पूछ रहा है? प्लेसेंटा। देखो ये क्या होता है, ये फीमेल का वोम्ब हो गया, ठीक है, ये अपना यहाँ पे आके प्लेसेंटा हो गया। क्या हो गया? ये प्लेसेंटा हो गया। और इधर हो गया अपना लड्डू, ठीक है। और ये इस प्लेसेंटा क्या करता है? इसको न्यूट्रिएंट्स, ब्लड सप्लाई, बाकी चीजें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। ये प्लेसेंटा बेबी को दे रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन खुद प्लेसेंटा कहाँ से ले रहा है? देखो हम क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ से चिपका हुआ है? ये इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेसिडुआ बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। कब बोलते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाकी टाइम ये इंडोमेट्रियम लेयर ही होती है, इंटरनल लेयर होती है ना यूट्रस की। हाँ, तो ये जो जिस लेयर से चिपका है, कौन सी लेयर है? इंडोमेट्रियम लेयर है। और कहाँ, कौन, किसकी लेयर है? इंडोमेट्रियम तो है, लेकिन किससे, किस पार्ट की लेयर है? यूट्रस की। तो जो यूट्रस की ये लेयर होती है, ये इसमें चिपका हुआ है, तो यानी कि यूट्रस जो की लेयर से ही ये ब्लड सप्लाई ले रहा है, ठीक है। तो हमारी कौन सी आर्टरी हो जाएगी यहाँ पर? यूट्रस से यूट्राइन आर्टरी। कौन सी? यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी जो है, प्लेसेंटा चिपकता ही जाके वहीं पे है, या उसका फॉर्मेशन ही वहीं पे जाके होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिच ब्लड सप्लाई इसको मिलती है, ठीक है। अगर यहाँ हाई रिच ब्लड सप्लाई है तो यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ होगी तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ, यहाँ हुआ तो यहाँ, ठीक है। इसको जिस पार्ट पे सबसे ज़्यादा हाई रिच ब्लड सप्लाई मिलती है, ये वहाँ जाके चिपकता है। तो इसको कहाँ से? ये यूट्रस के जो आर्टरी होती है या जो यूट्रस की वॉल्व होती है, वहाँ जाके चिपक जाता है, वहीं से अपना ब्लड सप्लाई और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है फीमेल की बॉडी से लेता रहता है, और खुद लेने के बाद बाकी बच्चों को देता रहता है, ठीक है। ये समझ में आया? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? यूट्राइन आर्टरी। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में पूछ रहा है ओवेरियन आर्टरी, नहीं, ओवेरियन आर्टरी जो है ओवरी को देती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई। एक है अल्नर, अल्नर जो है अल्नर बोन जो होती है हाथ की, उससे याद रखना, अल्नर जो होगी हैंड को देगी सप्लाई यहाँ पे। एक है मीडियन, मीडियन जो होगी मीडियन पार्ट जो होता है हैंड का और लेग का, मीडियन पार्ट को ब्लड सप्लाई देगी, ठीक है। ये समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट? एक चीज और जान लो, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन लगभग 12 वीक पे स्टार्ट होता है, ठीक है। सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब टुट्टू जो है वो होता है, तो 12 वीक लगते हैं प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में, ठीक है। 12 वीक में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन रेडी होता है। लगभग 12 वीक में ही जो बच्चा होता है उसका भी डेवलपमेंट अच्छे से होता है, उसके सारे ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। समझ आया? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरीर में हीट लॉस का प्रकार नहीं है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा टाइप है जो इससे हीट लॉस नहीं होती है? रेडिएशन, कंडक्शन, इवापोरेशन या मेल्टिंग? देखो हीट लॉस जो होती है वो चार तरीके से होती है, ठीक है। कौन कौन से होती है? चार तरीके से होती है। चारों में पहले तो मेल्टिंग हटा दिया। अब हमारा बचा क्या? पहला रेडिएशन। देखो जो रेडिएशन होता है, सबसे ज़्यादा हीट ज़्यादातर इसी से लॉस होते हुए देखा गया है। लगभग 60% की हीट जो है इससे रिलीज होती है। रेडिएशन समझ आ रहा है ना? रेडिएशन कैसे? अगर आप एटमॉस्फेयर की कंडीशन में जा रहे हो, सनलाइट में जा रहे हो या किसी कारण से जा रहे हो, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर की कंडीशन में आके जो हीट लॉस होगी वो रेडिएशन कहलाती है। समझना ध्यान से, ठीक है। कैसे लॉस हो रही है हीट? रेडिएशन में जाके या फिर बाहर एटमॉस्फेयर की जो हीट लॉस होगी, जैसे कि ठंडी के मौसम में अगर आप बाहर निकल जा रहे हो, आपको हवा लग रही है, आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, तो आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रही है। तो कैसे हो रही है? रेडिएशन की वजह से। धूप में आप चले गए, आपकी बॉडी गर्मी की वजह से हीट हो गई, तो कैसे हुई? रेडिएशन की वजह से, ठीक है। तो रेडिएशन समझ आया? एटमॉस्फेयर की कंडीशन में जाने की वजह से जो हो रहा है, बाहर के वातावरण की वजह से, क्या बोलेंगे? रेडिएशन बोलेंगे। रेडिएशन कंफर्म हुआ। फिर दूसरा देखो क्या है? रेडिएशन समझ में आया? अब देखो कंडक्शन। कंडक्शन को क्या बोलते हैं?
इसको बोलेंगे क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से। सी से याद रखना, ठीक है। क्या होता है इसमें? कंडक्शन, यानी कि क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से, क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से जो हीट लॉस होगी उसे क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा है? रेडिएशन में एटमॉस्फेयर हो गया, कंडक्शन में क्लोज कॉन्टेक्ट हो गया। मान लो ये हाथ है, ठीक है, इस पे हमने ये बर्फ का टुकड़ा रख दिया, तो ये बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे रखा तो ये जगह हमारी ठंडी हो गई, यहाँ का हीट लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट में आया ये, तब हीट लॉस हुआ ना। या कोई गर्म चीज रख दी, यहाँ पे हीट और ज़्यादा हीट हो गया, ये तो क्या हो गया? ये सब चीज़ें जो क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से हीट लॉस हो रहा है या बॉडी में आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना, क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से जो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? रेडिएशन को कंडक्शन, ठीक है। एक है इवापोरेशन, क्या बोलता है? तीसरा है इवापोरेशन। इवापोरेशन को ऐसे समझना, मान लो इसमें क्या होता है, इवापोरेशन में कोई चीज होती है वो भाप बन के उड़ जाए, ठीक है, क्या हो जाए? भाप बन के उड़ जाती है, इसमें वाष्पीकरण होती है, ठीक है, वाष्पीकरण होती है। मान लो किसी पर्सन में बुखार आ रहा है, क्या आ रहा है? बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, हाई टेम्परेचर है उसकी बॉडी का, तो क्या करते हैं हम उसको कोल्ड स्पंजिंग देते हैं ना, गीले कपड़े से, गीले तौलिए से क्या करते हैं उसकी बॉडी को पोंछते हैं। जब हम उसकी बॉडी को पूछते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं, तो पानी जा रहा है ना उसकी बॉडी पे, पानी पड़ रहा है, हीट की वजह से बॉडी का हीट इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या होता है, वो पार्ट जो है तुरंत थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड में वो पानी भाप बन के उड़ जाता है या वो पानी सूख जाता है। अक्सर करके तो होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। फीवर में क्या होता है, कोल्ड स्पंजिंग देते हैं तो क्या होता है, बॉडी का पार्ट को जिसको हम पोंछते हैं, कुछ देर में वो बॉडी फिर से हीट हो जाती है और क्या करते हैं, हीट फिर से वापस आ जाती है, वो पानी सूख जाता है, तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है भाप बन के, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण या इवापोरेशन, ठीक है, वाष्पीकरण या इवापोरेशन। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे लिख लो, वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म, ठीक है। तो इवापोरेशन समझ में आया? कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं, कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हैं, अगर वो पानी क्या है, फीवर की वजह से पर्सन की, वो जल्दी पानी भाप बन के उड़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया? वाष्पीकरण हो रहा है वहाँ पे, तो ये वेपर फॉर्म में हम दे रहे हैं ऊपर से और पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इवापोरेशन हो जाएगा। समझ आया? लगातार कोल्ड स्पंजिंग देते रहेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, बॉडी का हीट लॉस हो जाएगा और फीवर उतर जाता है, पर्सन को आराम मिलता है। तो ये भी क्या हो गया? एक हीट लॉस का तरीका हो गया। उसके बाद एक होता है कन्वेक्शन, ठीक है, क्या होता है? कन्वेक्शन बोलते हैं। ये चारों टाइप क्या होते हैं? ये चारों टाइप की चारों जो होती है, ये हीट लॉस के लिए या हीट जनरेट करने के लिए जैसे भी होता है, इसका यूज करके हीट को लॉस किया जा सकता है। ये चार होते हैं, चारों यही हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, इवापोरेशन और कन्वेक्शन, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कन्वेक्शन में क्या होता है, इसमें सर्कुलेटिंग फॉर्म में जो होता है हीट का लॉस होता है। कैसे होता है? सर्कुलेटिंग फॉर्म में। सर्कुलेटिंग से समझ में आ रहा है? आप बाहर से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, आपने क्या, घर में आते ही आपने एसी चला दिया, पंखा चला दिया, कूलर चला दिया, तो क्या हुआ, एयर जो है वो चारों तरफ आपके घूमने लग गई, आपको क्या करेगा, ठंडा 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 लग रहा है, आपके बॉडी की हीट लॉस होने लगेगी, क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो एयर या विंड, ठीक है, सर्कुलेटिंग एयर, सर्कुलेटिंग विंड के फॉर्म में जो हीट को लॉस करता है उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। समझ में आया? रेडिएशन में एटमॉस्फेयर के बाहर जाके जो हीट जनरेट हो रही थी या लॉस हो रही थी। कंडक्शन में क्लोज कांटेक्ट की वजह से बॉडी के अंदर जो हीट लॉस हो रही है, जनरेट हो रही है। हीट लॉस और जनरेट, देखो लॉस पूछा है लेकिन में दोनों होता है, इनसे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हीट लॉस भी हो सकती है और हीट जनरेट भी हो सकती है, हम दोनों जान रहे हैं, ठीक है। हीट लॉस पूछ रहा है तो ये चीज़ों से हीट लॉस हो सकता है। इवापोरेशन, इसमें क्या होता है, बॉडी की जो भाप, जो वाष्पीकरण होता है, यानी जो भाप बन के हीट का लॉस हो जाए उसे क्या, इवापोरेशन बोलेंगे। और कन्वेक्शन में कंडक्ट जो होता है एयर के थ्रू जो, या फिर सर्कुलेटिंग एयर जो होती है, बॉडी के चारों जो एयर होती है, कमरे में बैठे ठंडे ठंडा पंखा की हवा खा के हमने बॉडी की हीट लॉस की, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वेक्शन हो गया। ये चार फॉर्म होते हैं जिसकी वजह से बॉडी का हीट लॉस होता है। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है हो तो प्लीज पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, मेल्टिंग। डी वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना, ठीक है, कौन सा नहीं है। ये नहीं वाला जो शब्द है इसको स्पेशली देखा करो,
ये कई बार क्वेश्चंस को गलत करा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज हमारा जो है मेल्टिंग नहीं है। मेल्टिंग में क्या होता है, पिघलता है, पिघलता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कपल प्रोटेक्शन रेट कितना होना चाहिए। कपल प्रोटेक्शन रेट कितना होना चाहिए भाई साहब, जो एलिजिबल कपल होते हैं उनको समझाते हैं ना कि आप प्रोटेक्शन लो, वरना भाई धरती पर भार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, भुखमरी हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, बड़े बड़े फैमिली हो जाएगी, रोको, रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ, कैसे उनको हम समझाते हैं ना। तो स्पेशली क्या एलिजिबल कपल्स को समझाते हैं कि भाई तुम्हें कैसे क्या करना है। एक चीज़ और पहले तो जान लो, एलिजिबल कपल्स जो होते हैं, जो रेशियो निकला है अभी तक एलिजिबल कपल्स का, वो कितना होता है 130 से 180 पर 1000। मतलब 1000 में लगभग 130 से 180 लोग जो होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि बेबी को फॉर्म कर सकें, या बेबी को फॉर्म करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, उनको बच्चा चाहिए या बच्चा करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, एलिजिबल कपल। 130 से 180 होता है, इसका एक मोटा मोटा रेशियो लेते हैं एवरेज। एवरेज में ले लो 150, कितना 150, मतलब 1000 में लगभग 150 लोग होते हैं जो एलिजिबल कपल्स होते हैं। ये जो एलिजिबल कपल्स हैं इनका जो डेटा मेंटेन होता है वो उसका रजिस्टर कहाँ पे होता है, सब सेंटर पे होता है, ठीक है। क्या होता है, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, ठीक है। एलिजिबल कपल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे, सब सेंटर पे उसका मेंटेन रखा जाता है रजिस्टर में। और ये जो है कितना होता है, लगभग 180 तक या 150 से लोगों को होते हैं। 1000 में 150 लोग होते हैं जिनको समझाया जाता है भाई साहब रुक जाओ, थम जाओ, या आप बच्चे चाहते हो तो आप क्या करो, कैसे करो, ठीक है। तो लगभग अगर एक मोटा मोटा रेशियो निकालेंगे तो 60% की जनसंख्या को अब तक हम समझा पाए हैं। रुक जाओ, ठहर जाओ जाने वाले, ठीक है। अभी भी 40% नालायक ऐसे हैं जो धरती पर बोझ बढ़ाए पड़े हैं, ठीक है। तो ये 60% की जो रेशियो है या 60% जो है एलिजिबल कपल रेट होना ही चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, हम संभाल पाएंगे, वरना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60%। एलिजिबल कपल कितने होते हैं, लगभग 130 से 180 इन 1000। 1000 में लगभग 130 से 180 लोग होते हैं। एवरेज मान लो मोटा मोटा 150 लोग, ठीक है। तो लगभग 150 के हिसाब से चलोगे तो लगभग 60% जो है एलिजिबल कपल की रेट होनी ही चाहिए, तभी कुछ हो सकता है भैया, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज 60% करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 20 वीक्स पर एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। मतलब अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है तो लगभग उसकी बॉडी में कितना फ्लूइड होगा। कौन सा, जो बच्चे का स्विमिंग पूल होता है ना, जिसमें वो घूमता रहता है, नाचता कूदता रहता है, खेलता रहता है, कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड उसमें है ना, बच्चे का स्विमिंग पूल, तो वो कितना होना चाहिए। देखो इसको पहले तो चलो, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है। तो हम ऐसा लेते हैं स्टार्टिंग से लेते हैं और देखते हैं। 40 वीक की प्रेगनेंसी लगभग होती है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग से लेकर 12 वीक तक, यानी जब मैंने बताया था प्लेसेंटा बच्चे का फॉर्मेशन 12 वीक, लगभग 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड पेट में होता है। समझ में आ रहा कितना होता है, 50 ml ही जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब ये 12 से लगभग 16 वीक हो जाए, 16 वीक्स हो जाए तो कितना होगा 100 ml, यानी कि 12 वीक पर कितना था 50 ml था, और उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा 16 वीक की प्रेगनेंसी हुई तो कितना हो गया 100 ml हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद 20 वीक की अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये कितना हो जाएगा, 20 वीक की प्रेगनेंसी हुई तो 400 ml। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमारे, कितने वीक की 20 वीक की प्रेगनेंसी पे कितना हो जाएगा लगभग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 400 ml जो है एमनियोटिक फ्लूइड उस समय पेट में होता है, ठीक है। एक होता है फिर 32 से 36, कितना 32 से 36,
बीक पर कितना हो जाएगा, 32 से 36 बीक्स पर कितना हो जाएगा, लगभग ये 1000 ml से 1200 ml हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 से 40 बीक पर, 37 से 40 बीक पर ये 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, जो अपना बेबी होता है, जो फीटस होता है, बहुत ही तरह से मेच्योर हो जाता है, वो क्या करता है, पूरे एमनियोटिक सेक में फैल जाता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, पहले ज़्यादा होता था क्योंकि वो घूमता था घूमता, जब पूरी तरह से मेच्योर हुआ 40 वीक के आसपास, तो लगभग 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है, बाकी में अपना लड्डू रहता है। ठीक है, तो 40 वीक पे 600 से 800। अगर 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 एमनियोटिक फ्लूइड किसी कारण से घट जाए या बढ़ जाए, दो कंडीशन होती है, एक में बढ़ता है एक में घटता है। देखो, एक होता है ओलिगो हाइड्रोमिनास, ठीक है, और एक होता है पॉली हाइड्रोमिनास। ठीक है, ओलिगो हाइड्रोमिनास और पॉली, ओलिगो में घट जाता है, पॉली में बढ़ जाता है। हाइड्रोमिनास याद रखना, हाइड्रोमिनास जो है दोनों में रहेगा, पॉली और ओलिगो। ओलिगो में घट जाएगा और इसमें क्या रहेगा, पॉली में बढ़ जाता है। अगर घट गया है तो चढ़ा दो और बढ़ गया है तो निकाल दो, ड्रेन कर दो। क्या कर दो, कम हो गया है तो चढ़ा दो, चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, आता है आइसोटोनिक फ्लूइड आता है, फ्लूइड आता है। इसका क्या करो, इन्फ्यूजन करा दो। क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी पर्सन के। ये आइसोटोनिक फ्लूइड कैसा होता है, आइसोटोनिक बहुत ही सुंदर सा क्लियर फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है, बोतलों में आता है। इसको चढ़ा दो, इन्फ्यूजन करा दो, ओलिगोहाइड्रोमिनास की कंडीशन ठीक हो जाएगी। और अगर पॉली है यानी कि 2000 ml से अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसको ड्रेन कराओ। क्या कराओ, ड्रेन कराओ। और जो ये ड्रेन कराया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमीनो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, अमीनो सिंथेसिस। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400 ml जो है 20 वीक पर होता है। अब कितना होता है 20 वीक पर, 400 ml, तो हमारा आंसर 400 इज द करेक्ट आंसर। 20 वीक पे कितना हो जाएगा, 400 ml। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है सही हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक है, इसमें कोई डाउट? आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो क्लास में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को हर उस ज़रूरतमंद बच्चे के साथ शेयर करिएगा जिसने नर्सिंग की प्रिपरेशन करने का ठाना है, ताकि उनकी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान मिल सके। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।